हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आकाश कवैया और आप सभी का स्वागत है रैंक प्लस पे। सब बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, और आज इसका जो है लेक्चर नंबर 2 जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे कि अगर हम बात करें इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, तो इस चैप्टर में बेसिक हम सीखने वाले हैं तत्वों के बारे में, नंबर 1 चीज़, और इनके गुण क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बातें करने वाले होंगे। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके एग्जाम में आते भी हैं और ईजी आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको ओवरऑल एक ऐसा चैप्टर रहने वाला होगा जो आपको नंबर दिलाने की भरपूर मदद करने वाला होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप जितना अच्छे तरीके से सीखोगे, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग भी बनेगी, और आप बेसिक्स, जब ये क्योंकि चैप्टर पूरा बेसिक्स के अंदर आता है, तो इसको अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका बेसिक भी स्ट्रांग हो रहा है, प्लस आपके आगे वाले चैप्टर भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को आपको जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, और इससे डीएससी के साथ आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं डेली बेसिस पे, उनको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा। ठीक है, ओके, आज हम वैसे क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं मैं बता देता हूँ। आज हम बेसिकली 2 टॉपिक्स में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक तो हम बात करने वाले हमारे जो चारों ब्लॉक होते हैं एसपीडीएफ ब्लॉक, एक तो हम इस पर बात करने वाले हैं, और एक हम बात करने वाले हैं तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने हमें इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ से मैं बता दूँ आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है। ठीक है, पूरी क्लास को अच्छे से समझना है। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो कमेंट्स लगातार देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके स्टार्ट करेंगे। तो मुझे फटाफट एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, फिर हम आज के सेशन को जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट टाइम पे वैसे मैं आपको बता देता हूँ वैसे क्या क्या हम कर चुके थे लास्ट टाइम पे। अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमने आवर्त सारणी, सही कहूँ तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हमने चर्चा करना स्टार्ट किया था। हमारे पास, हमें याद होगा, थोड़ा सा अगर रिकैप देखा जाए कि हमारे पास बेसिकली साइंटिस्ट से हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट से, जिन्होंने बेसिकली बनाया था आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, इन्होंने आधुनिक आवर्त नियम दिया था, जिन्होंने इन्होंने कहा था कि इसमें कि अगर आप तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो वो उनके गुण के आवर्ती फलन होंगे, यानी कि गुण एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट होने वाले हैं। और जिस आधार पे इन्होंने क्या किया था, बेसिकली बनाई थी सारणी। इस नियम के आधार पे इन्होंने क्या बनाई थी, सारणी, जिसको बुलाया गया था जिसको कहा गया था आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, और इस सारणी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जितने हमारे पास आज के टाइम में हम जो जानते हैं, तो 118 जो तत्व होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली यहाँ पर पूरे तरीके से मेंशन किए गए हैं कि 118 तत्व कैसे कैसे किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा टास्क ये होता है कि हमें सारणी को अच्छे तरीके से समझना है, जिसके आधार पे उनके गुणों को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, और टेबल कैसे बनाई जा रही है इस पर भी हमें पूरी चर्चा करनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास के अंदर तो हमने बोला था कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर ओवरऑल 4 मेरे पास ब्लॉक होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 ब्लॉक। एक तो एस ब्लॉक, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इस आवर्त सारणी को टोटल 4 ब्लॉकों में जो है विभाजित किया गया। ठीक है, ये ब्लॉक किस आधार पर बनाए गए, ये ब्लॉक बेसिकली बनाए गए हैं कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का, किसी परमाणु का किस कक्षक में प्रवेश करता है, उसके आधार पर 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक होता है, पी कक्षा में प्रवेश करेगा तो वह पी ब्लॉक का तत्व कहलाया जाएगा, डी कक्षा में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक का तत्व, और एफ कक्षा में प्रवेश करता है तो वह एफ ब्लॉक का तत्व कहलाया जाता है। ठीक है, और कल तक की अगर बात करेंगे तो देखो बेसिकली हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तक की हमने थोड़ी बातें कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की कुछ बेसिक्स बातों में हम बात करने वाले होंगे। ओके, क्लियर है। तो अगर ये वाला पार्ट अगर देखा जाए ना वैसे कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक तत्व की बात की जाएगी, तो ये आपका थोड़ा सा इजी वाला पार्ट है। ठीक है, ये बहुत मुश्किल नहीं रह जाता, काफ़ी आसानी तरीके से आप इन दोनों को कर सकते हो कवर। और हाँ, इनको लेकिन पढ़ने का, इनको समझने का तरीका थोड़ा सा जो है अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे रहता है चलो थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलो आज के लिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक के लिए। देखो जैसे कि हमने बोला डी ब्लॉक तत्व कौन सा होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करेगा वो आपका डी कक्षक होगा। तो समझ जाने कि वो आपका डी ब्लॉक का तत्व होता है, सिंपल सी बात है। यानी यहां पर क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। ठीक है, तो उसको आप डी ब्लॉक का तत्व कहते हो।
ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, अच्छा देखो समझो अब हमारे पास यहाँ पे बात ये आती है क्या कि जैसे कि देखो हमारे पास वैसे एक बार ध्यान रखना, डी ब्लॉक तत्वों को पढ़ने का तरीका एस और पी से अलग होता है। जैसे एस और पी को हम कैसे पढ़ते हो, हमेशा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हो, लेकिन ध्यान रखना डी ब्लॉक तत्वों को आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो। ठीक है, ध्यान रखना। क्या एक बार थोड़ा सा नोट है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इनको पढ़ा कैसे जाता है, तो ये ध्यान रखना कि डी ब्लॉक, अच्छा केवल डी नहीं, हम बात करें तो डी और एफ में दोनों की बात कर लेता हूँ कि डी एंड एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त में बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, यानी आप इनको लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो फिर वो आपके ऊपर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब देखो कैसे, जैसे कि देखो मैं आपको आवर्त सारणी पर दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे आवर्त सारणी है, ठीक है, हमें पता है डी ब्लॉक तत्व कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो आपके पास होते हैं वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या 12 तक। ये बेसिकली आपका डी ब्लॉक है। अब देखो अगर इनमें तत्वों के अगर मुझे गुणों को पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, ध्यान रखना, इसको आप लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे, यानी कि आपके पास कैडमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो लेफ्ट टू राइट इनको पढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं पढ़ते। यानी ऐसे नहीं पढ़ोगे कि आप स्कैंडियम, यूटरबियम इस तरीके से पढ़ोगे, या फिर टाइटेनियम, जर्कोनियम, या फिर हॉफमियम, या फिर रदरफोर्डियम, इस तरीके से नहीं पढ़ते ऐसे, इसे पढ़ा जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और वही से पढ़ने का सही तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब एक बात सुनो यहाँ पे कि डी ब्लॉक तत्वों में क्या होता है, हमारे पास आवर्त की जगह पर हम एक शब्द यूज लेते हैं जिसका बोलते हैं श्रेणी। हम आवर्त की जगह पर क्या लेते हैं, श्रेणी शब्द उपयोग लेते हैं। अभी क्या होती है देखो समझिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास, चलो इसको मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, इसको मैं नोट नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। नोट नंबर सेकंड क्या होता है कि डी ब्लॉक तत्वों के लिए श्रेणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी श्रेणी होती है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक तत्वों की अगर बात की जाएगी तो हमारे पास कौन कौन से आवर्त, ध्यान से देखो हमारे पास इस टेबल में अगर आप देखते हो, आवर्त सारणी में अगर देखते हो तो हमारे पास टोटल 4 आवर्त डी ब्लॉक तत्वों के आते हैं। एक तो चौथे नंबर वाला आवर्त आ जाएगा, अगर देखो पहला वो हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथे वाला आवर्त ये हो गया, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, तो 4, 5, 6 और 7 टोटल 4 आवर्त हमारे पास डी ब्लॉक के पास आते हैं। ठीक है, लेकिन आप इन चारों आवर्तों के लिए 4 श्रेणियाँ इनको कहा जाता है। कैसे देखो वो समझिए थोड़ा सा, है ना। देखो वैसे बेसिक तो हम यहाँ पे जानते ही हैं कि हमारे पास डी ब्लॉक तत्व की अगर बात करेंगे तो हमारे पास वर्ग संख्या क्या रहती है, तो ये तो हमें पता ही है, वो रहते हैं आपके पास 3rd से लेकर के 12 तक। 3 से लेकर 12 तक क्या होते हैं हमारे पास इन टोटल वर्ग हो जाते हैं। ओके, अच्छा अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि 3 से 12 तक अगर हमारे पास वर्ग हैं तो ऐसे में देखो आवर्त कौन कौन से होगा, तुम्हारा क्या होता है, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, है ना। तो हमारे पास अगर देखा जाए डी ब्लॉक के लिए तो मेरे पास आवर्त संख्या क्या होती है, अगर हम बात करेंगे आवर्त की तो वो आपके पास 4th होता है, 5th, 6th और 7th। ठीक है, अब देखो ध्यान दो 4th आवर्त में जो तत्व हैं उनमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि उन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D कक्षक में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो 4th आवर्त का जो तत्व होता है, यहाँ पर ये चीज़ आती है कि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है आपके 3D कक्षक में। ठीक है, 5th आवर्त की बात करते हैं, यहाँ पे 4D कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। 6th आवर्त में करता है आपका 5D कक्षक में, जब इलेक्ट्रॉन विन्यास देखोगे ना तो आपको देखने को मिलता है। और 7th में अगर देखेंगे तो आपको 6D कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इसलिए जिस डी कक्षक में प्रवेश करता है उसी के नाम पर इनको श्रेणी नाम दिया गया है। कैसे, यानी अगर हम बोले कि हमारे पास जो 4th आवर्त की जो डी आवर्त के 4th आवर्त के जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको बेसिकली आप 3D कक्षक में, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है,
इसलिए इसको 3D श्रेणी भी कहा जाता है, 3D श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट कहाँ जा रहा है, 4D में जा रहा है, भले ही 5वें आवर्त का हो लेकिन जब वो 4D में रहा है तो इसका बोलोगे आप 4D श्रेणी, इसको आप बोलोगे 5D श्रेणी, और इसको आप कहोगे 6D श्रेणी। ठीक है, इसको बेसिकली आप 6D श्रेणी कहोगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जा रहा है, उसी कक्षक के नाम पे यहाँ पर इनको नाम दिया गया श्रेणियों पर भी। ठीक है, हालांकि तो उसमें एक बात और भी आती है, समझिए थोड़ी काम की चीज़ है कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, क्योंकि उन्हें संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, एक छोटा सा नोट आप लोग ये जानते होंगे कि हमारे पास डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। आप सभी ने चीज सुना होगा ना कि जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के बीच वाले होते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है ना। हालांकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि अपवाद भी है कि 3 ऐसे तत्व हैं डी ब्लॉक के जिनको संक्रमण तत्व नहीं कहते, जिंक, कैडमियम, मरकरी के अलावा। वैसे तो इसको हम आगे जाके डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर भी सीखेंगे, जो 12th क्लास का चैप्टर आएगा, लेकिन हाँ ये नॉलेज यहाँ पर आ रही है तो इसको हम गेन करते हुए चल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। नंबर 1 चीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के होते हैं। और कायदे से देखा जाए ना तो आपको चीज़ देखने को भी मिलेगा कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो एस और पी के बीच वाले ही होते हैं, तो इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहना कि सही भी होता है ना। और ध्यान से देखो, आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे एक बिल्डिंग एस ब्लॉक की वो खड़ी है, पूरी एक बिल्डिंग हो गई, ये एक बिल्डिंग ये हो गई, तो बीच में ये जो डी ब्लॉक के तत्व ये ब्रिज का काम करते हैं। और ब्रिज एक्चुअल में क्या करवाता है? ट्रांजिशन करवाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक संक्रमण करवाता है। ठीक है, इससे इनको संक्रमण तत्व भी कहना अपने आप में सही भी रह जाता है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना वैसे तो कि आपके पास जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, इनको बेसिकली डी ब्लॉक का तत्व तो ये है, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं कहा जाता? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले होंगे डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। लेकिन हाँ, आई होप वैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा तो होगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं, मतलब ये डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है ना। अच्छा, इसका रीज़न क्या होता है? वैसे इसका बेसिक रीज़न मैं आपको बताता हूँ, वर्बली बताता हूँ, चाहो तो नोट कर लेना खुद से, वरना हम इसे बाद में लिख लेंगे कि इनको संक्रमण तत्व इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनके सामान्य अवस्था में बात करें, किसी भी ऑक्सीजन अवस्था में बात की जाए तो इनके पास कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। तो ये इसका रीज़न भी होता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हो आराम से। ठीक है, अच्छा देखो समझो, अब अगर बात करेंगे हमारे पास जैसे कि क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व, तो श्रेणियों को भी हम संक्रमण श्रेणी कह सकते हैं। ठीक है, और देखो क्योंकि सबसे पहली वाली श्रेणी आपकी 3D वाली श्रेणी आती है, तो इसको आप प्रथम संक्रमण श्रेणी या फर्स्ट संक्रमण श्रेणी भी कहते हो। यानी इसका एक नाम और भी क्या निकल के आता है, ध्यान दो, इसको हम क्या बोल सकते हैं बेसिकली आप फर्स्ट संक्रमण श्रेणी। श्रेणी क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो, आवर्त की जगह पर श्रेणी शब्द भी आ जाता है, और यहाँ पर 3D समझ में आ गया हो क्योंकि 3D कक्षा में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा था इसलिए। और फर्स्ट संक्रमण श्रेणी क्यों? क्योंकि ये श्रेणी सबसे पहले आती है, उसके बाद आगे की श्रेणी आती है ना, ये तो सबसे पहले 3D पे बनी। ऐसे 4D को क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर पे श्रेणी बनती है, इससे इसको सेकंड संक्रमण श्रेणी। संक्रमण क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्वों की श्रेणियां होती हैं। उसके बाद वाले क्या बोलोगे आप? थर्ड संक्रमण श्रेणी, और इसका आप बोलोगे फोर्थ संक्रमण श्रेणी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास इन टोटल 4 संक्रमण श्रेणियां बन जाती हैं। ओके, क्लियर है? अब तो ध्यान दो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप हर एक वर्ड को पहले क्लियर रखो। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने से पहले अगर आपको पूरा उसका आइडिया चाहिए तो पहले आपको उसका एक छोटी छोटी बातें भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी प्रथम संक्रमण श्रेणी का जो 5वां तत्व है उसका परमाणु क्रमांक बताइए, तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई पहले ये सोचना पड़ेगा प्रथम संक्रमण श्रेणी होती कौन सी है। बेसिकली मैं आपके फर्स्ट संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D जो आपकी श्रेणी होती है, यानी जो चौथे आवर्त की बात करेंगे तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि चौथे आवर्त की जो डी ब्लॉक का तत्व होगा वो।
अब पांचवा तत्व कौन सा आता है, मैंगनीज आता है हमारे पास, है ना। तो इस प्रकार से तो आपको इसे थोड़ा सा चीज़ें देखनी चाहिए, ओके, कि आपको चीज़ें क्लियर है। ओके, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। पहले तो मुझे इतना बताइए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका डी ब्लॉक है। मैंने एक छोटा सा बस एक चीज़ बताइए, ठीक है। अच्छा, यानी कि यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि हमारे लिए सारे की सारी श्रेणियाँ ऐसे याद करना जरूरी नहीं रहता है, लेकिन एक श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपकी 3D श्रेणी होती है, ठीक है। ये जो श्रेणी होती है ये आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्रेणी होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ओके, एक बार देख लीजिए इसको आराम से। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, ठीक है। और कहते हो ध्यान दो, कोई भी डाउट है ना आप कमेंट कर सकते हो। मैं लगातार आपके कमेंट देखने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, ठीक है, ताकि आपके कोई भी कमेंट आए तो मैं हमेशा आपको रिप्लाई कर पाऊँ एज फास्ट एज आई कैन। ओके, डन है यहाँ तक का पार्ट सभी का। ओके, हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट तो ईजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने बेसिकली यहाँ पे जो 4 डी ब्लॉक तत्वों के जो बेसिकली 4 आवर्त होते हैं, मैंने केवल उनको एक्सप्लेन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट केवल ऊपर वाला आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपने को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें डी ब्लॉक तत्वों को, मैं फोकस क्यों करवा, उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि जब मैं डी ब्लॉक तत्वों को पढ़ाऊंगा तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो डी ब्लॉक आवर्त होता है, डी ब्लॉक की जो श्रेणी होती है वो 3D श्रेणी होती है। और जो भी क्वेश्चंस आप देखते हो ना डी ब्लॉक के अंदर, वो और जो भी तत्वों के नाम पढ़ते हो, जो भी यौगिक के नाम पढ़ते हो, वो ज़्यादातर आपके इस वाली श्रेणी के होते हैं। इसलिए हमें केवल इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से रखना चाहिए, ओके, क्योंकि आगे आपको हेल्प भी करेगा। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अच्छी चीज़ ये कि आप इसको थोड़ा सा समझते हुए चलो, ओके। अच्छा, अगर हम बात करेंगे वैसे हमारे, अगर बात करें इनका सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो देखो भाई, अगर हम बात करेंगे हमारे पास सामान्य इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका NS2 और N-1D1 to 10, ठीक है। ये जो है बेसिकली इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है सामान्यतः, ठीक है। N क्या होता है, N बेसिकली में होती है आवर्त संख्या, या जिसको मैं क्वांटम संख्याओं के आधार पे बाह्यतम कोश संख्या भी कह सकता हूँ, है ना। अगर देखो आपको पता है कि आवर्त सारणी में एक चीज बहुत खास शानदार बात अगर नोटिस करो तो, कि आवर्त सारणी में जो असल में आवर्त की संख्या होती है ना, वही उस तत्व का सबसे बाहरी कोश भी होता है। आपको भी ट्राई करके देखना, ठीक है, आप आराम से चेक करके देखना, किसी भी तत्व को उठा लो, किसी भी तत्व को रैंडमली उठाना, ठीक है, और आप देखना कि उस तत्व का सबसे बाहरी कोश कौन सा है। आपको देखने को मिलेगा कि उसका आवर्त संख्या भी वही रहती है। तो आवर्त संख्या इनडायरेक्ट में सबसे बाहरी कोश को भी प्रदर्शित करवा सकता है, जो कि बहुत ही शानदार चीज मेरे हिसाब से हो सकती है, राइट, ठीक है। अच्छा, अब अगर समझो ये हमारा डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते थोड़ा सा मेरे एफ ब्लॉक की ओर बात कर लेते हैं, है ना। हालांकि एफ ब्लॉक में ऐसा जानने समझने का बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ना कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी, जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। देखो एफ ब्लॉक क्या होगा, आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाएगा तो आपका वो एफ ब्लॉक का तत्व होता है ना। एफ ब्लॉक तत्व किसको बोलते हैं,
अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करेगा, तो बेसिकली वो F ब्लॉक का तत्व कहलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर देखा जाएगा तो F ब्लॉक में अगेन जैसे बोला D एंड F ब्लॉक, तो मैंने नोट आपको लिखाई दिया ऑलरेडी, देख लो आराम से कि D एंड F ब्लॉक तत्वों को आवर्त में बाएं से दाएं पढ़ा जाता है। ठीक है, तो F ब्लॉक को भी आप लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हो, और यहाँ पे भी अगेन जब भी लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे तो आवर्त की जगह पर श्रेणी आती है। तो हमारे पास F ब्लॉक तत्वों में अगर देखा जाए तो इन टोटल 2 श्रेणी हमारे पास होती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी लेंथेनर श्रेणी, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्टिनाइट श्रेणी। ठीक है, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी। अब देखो दोनों श्रेणियों का नाम कैसे आ रहा है, वो नाम इसलिए आ रहा है कि आपके पास जो तत्व होता है लेंथेनम के बाद जो श्रेणी बनती है उसको लेंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, परमाणु क्रमांक 57 लेंथेनम होता है। ठीक है, तो लेंथेनम के बाद के जो तत्व होते हैं उनको लेंथेनाइट श्रेणी में काउंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि एक बार ध्यान रखना, लेंथेनाइट खुद अपने आप में डी ब्लॉक का रहता है। ठीक है, और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, लेकिन इसके बाद के जो तत्व होते हैं वो बेसिकली उनके सभी इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाते हैं, तो उनको आप एफ ब्लॉक में बोलते हो लेंथेनाइट के अंदर। इसी प्रकार से एक्टिनाइट श्रेणी आता है एक्टिनम से, कि आपके पास परमाणु क्रमांक आप देख सकते हो 89 होता है, तो 89 से शुरुआत होती है बेसिकली, इसके बाद के जो तत्व होते हैं वो सभी एक्टिनाइट श्रेणी के अंदर कहा जाता है उनको। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, बेसिक परिभाषा कैसे आती है, तो ध्यान रखना लेंथेनाइट श्रेणी क्या होते हैं कि लेंथेनम 57 के बाद के तत्व। ठीक है, और एक्टिनाइट श्रेणी क्या होता है आपके पास, एक्टिनम 89 के बाद के तत्व, वो आपके बेसिकली क्या कहलाया जाता है, आपके वो आपके कहलाया जाता है आपके एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, आपको ये तो पता है एफ में जाता है, लेकिन कौन से एफ में जाएगा, लेंथेनाइट श्रेणी की बात करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है 4f के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे लेंथेनाइट श्रेणी कौन सी होती है, देखो ध्यान दो, अगर हम बात करेंगे इसके बेसिकली आवर्त की बात करेंगे तो मैंने कल आपको बताया भी था कि ये आपका छठा आवर्त है और ये आपका 7वां आवर्त होता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये छठा है, ये 7वां आवर्त होता है, तो छठे आवर्त में लेंथेनाइट श्रेणी आती है और 7वें आवर्त में आपकी एक्टिनाइट श्रेणी आती है। ठीक है, तो यानी कि अगर देखा जाए तो लेंथेनाइट श्रेणी जो होती है बेसिकली ये बेसिकली आती है आपके छठे आवर्त में, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो F में तो जाता है लेकिन जाता है 4f कक्षक के अंदर। ठीक है, बेसिकली 4f कक्षक के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, ये ध्यान रखना। और एक्टिनाइट श्रेणी की बात करेंगे तो ये बेसिकली आपका 7th आवर्त में होती है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है, 5f कक्षक में। ठीक है, और यहाँ पे 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, एग्जाम में आ सकती हैं चीज़ें, बहुत ईजी आ जाती हैं और काफ़ी सारे बच्चे इसमें गलत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं बताऊँ ना इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आपने इस आवर्त सारणी को थोड़ा दिमाग में रखो, जितना ये क्लियर रहेगा उतना आप इजीली तत्वों कौन से तत्व कहाँ पर है वो बहुत इजीली गैस भी कर सकते हो। तो इससे इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करने का तो पड़ेगा। ओके ओके, डन है ये वाला पार्ट अपना। ठीक है, अच्छा वैसे बात ध्यान रखो, वैसे एफ ब्लॉक तत्व की बात करेंगे तो एक बात तो समझिए कि हमारे पास, अच्छा वैसे इनका परमाणु क्रमांक की रेंज आपको पता होनी चाहिए। जैसे लेंथेनाइट श्रेणी कहाँ से कहाँ तक चलती है, देखो आपको पता है एक श्रेणी के अंदर 14 तत्व होते हैं, ध्यान रखना, यानी लेंथेनाइट श्रेणी में हमारे पास इन टोटल 14 तत्व होते हैं और एक्टिनाइट श्रेणी में हमारे पास इन टोटल 14 तत्व होते हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइट श्रेणी कब बनती है आपके, देखो मैंने क्या बोला 57 से स्टार्ट होती है, 57 से 14 तत्व वो आपकी लेंथेनाइट श्रेणी होगी, तो 57 से 72 तक होती है। ठीक है, आप चाहो तो देख भी सकते हो वैसे परमाणु क्रमांक मतलब 71 सॉरी, तो 57 से लेकर के 71 तक आपके टोटल 14 तत्व हो जाते हैं और वहाँ पर ल्यूटेशियम तक बेसिकली ये रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है आपका ल्यूटेशियम तक 71। ठीक है, और इसी प्रकार से एक्टिनाइट श्रेणी कहाँ से चलती है, एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और कहाँ से चलती है, चलती है आपके लॉरेंशियम तक। ओके, यहाँ पर एल लॉरेंशियम 103 तक। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है आपका लॉरेंशियम 103 जो परमाणु क्रमांक है ना, यहाँ से यहाँ तक होते हैं। इन टोटल दोनों में 14 तत्व दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़ें।
अब देखो समझो, अब यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी समझना है कि देखो वैसे जैसे हमने डी ब्लॉक तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों की बात करेंगे तो इनको भी तत्व कहा जाता है, इनको अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इनको आप? इनको बेसिकली आप अंतः इनको जो है अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व? क्योंकि ये जो तत्व है ये संक्रमण तत्वों के भी अंदर आ जाते हैं। कैसे? देखो, क्योंकि देखो अगर आप इस आवर्त सारणी को देखो तो ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, इस जगह। ठीक है, अब होने को मैंने क्या बोला कि तीसरे से लेके 12 तक ये जो वर्ग की संख्या है वो आपके संक्रमण तत्व की होनी चाहिए, लेकिन ये जो तत्व है ये तो सभी के सभी इतने सारे तत्व एक थोड़ी सी जगह के अंदर ही अंदर आ गए, तो अंदर आने को पता अंतः। ठीक है, तो इसलिए अंतः और संक्रमण तत्वों के अंदर आए, इसलिए बोला जाएगा ना अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, और इनकी वर्ग संख्या क्या होती है? मैंने बताया था हर एक की वर्ग संख्या 3 होती है, सभी की सभी तत्वों की। कोई फर्क नहीं पड़ता एफ ब्लॉक का कौन सा तत्व है, सभी को तीसरे वर्ग में ही माना गया है। ठीक है, ठीक है, तो इनका आवर्त अलग अलग होगा, कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, लेकिन वर्ग सभी का एक रहता है। ठीक है, और इनको आप अंतः संक्रमण तत्व भी कहते हो, क्योंकि संक्रमण तत्वों के अंदर आ जाते। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है जो कि हमारा एफ ब्लॉक का है, और इतना ही चीज़ आपको देखने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक तो छोटी छोटी परिभाषाएं और भी आती है, थोड़ी चीज़ें क्लियर कर चलते हैं। देखो कुछ बातें और सीखो इस टेबल के अंदर से। क्या क्या आता है? देखो कि हमारे पास वैसे तो एफ ब्लॉक तत्वों में बात करेंगे तो मोस्टली जो रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं, पहली बात तो वो आपके 7वें आवर्त के अंदर तो ऑलमोस्ट सभी के सभी आपके रेडियोएक्टिव ही हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादातर में मानव निर्मित भी बहुत सारे हैं और रेडियोएक्टिव भी काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, और एफ ब्लॉक तत्व तो स्पेशली, अब यहाँ पे स्पेशल हमारे पास क्या था? स्पेशल हमारे पास एक तत्व का नाम आप सभी लोगों ने मूवीज़ में भी सुना होगा जिसका नाम है यूरेनियम। आई थिंक ये वाला नाम मैंने काफ़ी सुना होगा, है ना? कोई मुझे बता सकता है किसी ने यूरेनियम का नाम कभी सुना है मूवीज़ के अंदर कि हाँ भैया यूरेनियम नाम से लाइक बिकता तो बहुत है, ये बहुत महंगा भी होता है शायद, और पता नहीं क्यों हर कोई इसको चाहता है भाई यूरेनियम चाहिए। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 92 होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि यूरेनियम के जो तत्व है, देखो यूरेनियम अपने आप में रेडियोएक्टिव वैसे भी होता ही है, तो हमारे स्वयं से ये विकिरणों का जो है उत्सर्जन करता रहता है और खुद से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम के लिए कहते हैं कि यूरेनियम के जो बाद के जो तत्व हैं उनको परा यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नोट है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन के तौर पे एक छोटा सा नोट मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि यूरेनियम 92 इनको क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक का बात तो जब बता दो, देखो ध्यान रखना, वैसे यूरेनियम को नहीं कहते, यूरेनियम के बाद परा का मतलब कहता है, परा का मतलब होता है बाद, बाद में। ठीक है, तो इनको परा यूरेनियम का मतलब ही समझ, देखो यूरेनियम के बाद के तत्व उन्हीं को परा यूरेनियम तत्व आप कहते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक छोटा सा पार्ट हमारा कवर होता है आपके एसपीडीएफ ब्लॉक का। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है? ओके, इसके बाद हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन पे पहले हम डिस्कस करने वाले होंगे, उसके बाद फिर जो है हम अपने आईयूपीएसी नामकरण की ओर बढ़ेंगे। लेकिन पहले मुझे को ये चाहिए कि आप यहाँ तक की चीज़ें थोड़ा सा समझते हुए चले हो। ओके, ये चीज़ इतनी क्लियर रहेगी ना, अब जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो इस पर बेस्ड होने वाली हैं। तो पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग पहले मुझे थम्स अप दिखा दो कि यहाँ तक का पार्ट सभी को क्लियर है कि नहीं। आराम से देख के मुझे बताइएगा।
ओके ठीक है, ओके चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो अब पॉइंट हमारे पास एक आता है बहुत ही सवाल कि हमारे पास क्या होता है, पूरी आवाज सारणी ओवरऑल है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि आपको कभी अगर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई तत्व का परमाणु क्रमांक दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि वो जो तत्व है वो असल में कौन से आवर्त का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से वर्ग का है, ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन इस देखो क्वेश्चन टाइप आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन टाइप ये आता है कि या तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, या तो आपको दिया होगा, क्या दिया होगा, या तो आपको दिया होगा नंबर 1 परमाणु क्रमांक, Z, या फिर नंबर 2 आपको दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन दो में से कुछ ना कोई एक चीज आपको दी ही जाएगी, ओके। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। अब पॉइंट हमारे पास ये बन जाता है कि अब इसे पता कैसे चलेगा, देखो मेन हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। अगर आपको तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने सही से लिख लिया, क्योंकि परमाणु क्रमांक पता होगा तो उससे भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो, ये तो हम ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, है ना। तो परमाणु क्रमांक पता है, उससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लोगे। अब उसके बाद कैसे करना होता है वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे करते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से लेते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको तो क्या क्या पूछा जाएगा, अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं, आपसे बेसिकली आवर्त पूछा जा सकता है, वर्ग और ब्लॉक, इनमें से कोई ना कोई एक चीज आपको जो है वो ओवरऑल पूछी जाती है। मतलब तीनों भी पूछ सकते हैं, क्रम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत इजीली आता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो देखो सबसे पहले जो आपको चीज पता करनी होती है वो हम बात करने वाले हैं आपके आवर्त पर। आवर्त ले लो या फिर आप चाहो तो ब्लॉक भी ले सकते हो, पर मैं पहले आवर्त लेना चाहूंगा, बहुत सिंपल पड़ता है। क्यों, देखिए अगर हम बात करेंगे आवर्त के तो आवर्त कैसे पता करते हैं कि आपको बस ये दिखना पड़ेगा कि इसका तो पहचानने का तरीका क्या होता है कि आवर्त कौन सा होगा, तो आपको ये दिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं अधिकतम ज्ञात मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखते हो तो इसमें जो अधिकतम जो क्वांटम्स का आपको देखने मिलती है, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या जो देखने को मिलती है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही आपकी आवर्त संख्या होती है। इसको तो एग्जाम्पल से लेते हुए चलेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक परमाणु क्रमांक दिया है Z इक्वल्स टू आपको दिया है आपको 26 दिया है, ठीक है। अब बोलो कि आपको भाई इसका बताना पड़ेगा कि ये जो तत्व होगा ये कहाँ पाया जाएगा, कौन से ब्लॉक में होगा, कौन से आवर्त में होगा, है ना। ये सारी चीज़ आपको पता करनी है। तो पहले आप इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर इसकी पता करना है कि आवर्त कौन सा होगा, चलो तो देखो आवर्त के लिए मैंने क्या बोला, आपको पता है कि देखो आपको पता है ये जो कक्षक है 1s 2s 2p ये आपके सभी किस प्रकार से कक्षक हैं, ये nl रूप में होते हैं। आपको पता है किस रूप में, n और l के रूप में, इस रूप में रहते हैं। n बेसिकली आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है और l होती है आपकी द्विगंशी। ठीक है, अब ऐसे में फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, जो नंबर मुख्य क्वांटम संख्याओं में सबसे ज्यादा आने वाला है तो कौन सा है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 2 3 3 4 3, सबसे बड़ा नंबर 4 है, ये आपका मैक्स नंबर है। तो यानी कि मेरा आवर्त संख्या क्या हो जाएगी, 4, सिंपल। ओके, इस हिसाब से, ठीक है। तो इसका मैक्स है वही क्या हो जाएगा आपका आवर्त भी आपका बन जाता है। ओके, ये इसकी आवर्त संख्या होगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करें आवर्त, चलो पता चल गया। अब हम देखेंगे ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक कैसे दिखते हैं, तो पहला आवर्त हो गया,
देखो ब्लॉक देखना तो बहुत आसान है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में है वह इसका ब्लॉक है। हम क्या बोलते हैं, हम सिंपल इतना लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करेगा वो क्या कहलाया जाएगा, वो बेसिकली उसका ब्लॉक कहलाया जाएगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते टाइम वो आपका 3d6 में आया था, ठीक है। तो ये किस में आया था, यहाँ पर आपके पास ये जो छठे नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आपके पास ये होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे गया है। तो ऐसे में अगर ये इस तरफ गया है तो कौन से में गया है, आपके डी में गया है ना, 3d मतलब डी में गया, तो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इसके ब्लॉक की, अगर बात की जाएगी तो वो डी ब्लॉक होगा, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हमारा पड़ाव फंसता है कि हमें वर्ग कैसे निकालना है। तो वर्ग के लिए आपको फिर देखना पड़ता है थोड़ी सी चीज़। क्या वर्ग के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का है। चारों ब्लॉकों के लिए वर्ग संख्या निकालने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो से मैं यहीं के यहीं चलो लिख देता हूँ, आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आपका तत्व अगर एस ब्लॉक का है तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि एनएस कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या। अगर आपको तत्व अगर एस ब्लॉक का है तो आपके जो सबसे लास्ट वाला जो कोश है, ठीक है, उसमें एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी वही उसका ब्लॉक नंबर, वो आपका वर्ग संख्या भी आपकी बन जाती है, ऑटोमेटिक बराबर चलता है, ठीक है। अगर वो है आपका पी ब्लॉक का तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपके पास NS प्लस NP कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या और उसमें कर दो 10 जोड़ दो, ठीक है। यानी आप क्या करोगे, एस और पी में जो सबसे लास्ट कोश के जो एस और पी कक्षक हैं उनको जोड़ देना, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को, और उसमें 10 जोड़ देना। तो ऐसे में जो भी नंबर निकल के आएगा वो आपकी वर्ग संख्या बन जाती है, ठीक है। अगर वो है आपका डी ब्लॉक का, जैसे कि अभी देखो ये वाला डी ब्लॉक है, तो आप क्या करोगे, आपको देखना पड़ेगा कि NS और N-1D इनमें जो कक्षक के कक्षक में इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक है, इतने में कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होने वाली है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जैसे कि चलो अभी वाला ट्राई करके देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखा जाए तो n कौन सा होगा, सबसे बाहरी कोश, ठीक है। n ध्यान रखना, n हमेशा कौन सा होता है, n हमेशा आपके पास यहाँ पर होता है, मैंने बताया था। या तो आप इसे आवर्त संख्या ले लो अभी के लिए, या फिर इसे आप अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर देखा तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अधिकतम है तो आवर्त भी देख लो 4 है ना। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, तो अगर मुझे वर्ग में देखना, वर्ग की संख्या कौन सी है, तो मुझे देखना पड़ेगा 4s प्लस 4 - 1 यानी कि 3d के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, यानी 8। यानी इस तत्व की वर्ग संख्या जो है वो आपकी 8 हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है, इतना ईजी है, ठीक है। अच्छा, और लास्ट अगर बात करेंगे मेरे पास एफ ब्लॉक की, तो देखो एफ ब्लॉक तो सबसे ईजी है, क्योंकि एफ ब्लॉक में हम जानते हैं सभी के सभी तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, आपके थर्ड वर्ग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेहनत करने से बच जाते हो, ठीक है, काफ़ी ईजी तरीके से। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो गया, हमारे सारे रूल्स भी हो गए, ठीक है। अच्छा, वैसे तत्व कौन सा हुआ किसी का पता चला,
परमाणु क्रमांक 26 बेसिकली होता है आपके आयरन का। अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक 26 जो है वो बेसिकली आपके Fe का ही तो होता है। अब चलो आवर्त सारणी में देखते हैं Fe कहाँ पर आता है, तो Fe यहाँ पर आ गया। अब तो कौन सी आवर्त में आ गया, ध्यान से देखो, अब एक एक करके बात करते हैं। देखो पहली बात तो ये आपका जो ब्लॉक है ओवरऑल मेरा डी ब्लॉक हो गया, ठीक है। वर्ग आवर्त संख्या देखो तो एक आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा आवर्त और ये आपका चौथा आवर्त था। तो चौथे आवर्त में Fe आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है, 8वें वर्ग पे, देखो ये रहा, इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से जो है बेसिकली आप यहाँ पर बात करते हो इसको समझने का, ठीक है। क्लियर ये वाला पार्ट देखो, ध्यान दो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए बहुत जरूरी है, मैंने बताया भी था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमने पूरा लेक्चर भी लिया अच्छे तरीके से, तो अगर होप आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना आया भी होगा, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर भी हुई होगी, तो वह मुझे कमेंट कर दो कि हाँ भैया किसी में कोई डाउट है, चीज़ें क्लियर है कि नहीं है, कि ब्लॉक वर्ग या आवर्त को आप कैसे कैसे ज्ञात करते हो, ठीक। आराम से देख लो, किसी में डाउट हो तो पूछ लो आराम से, मैं थोड़ा सा आपको टाइम भी दे रहा हूँ बाकायदा। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, फिर आवर्त मुझे बता दो भाई यहाँ तक का पार्ट क्लियर है तो। ओके, अब हम जो सीखने वाले हैं ये आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ने यहाँ कवर कर लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो और भी आपके एग्जाम में आता है, उसको हम कवर करते हैं। हम बात करने वाले हैं तत्वों के आईयूपीएसी नामकरण को लेते हुए, ठीक है, कि तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण कब लेना होता है, कैसे लेना होता है, ठीक है। और उसके लिए तो हमारे पास एक टेबल भी है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, जिस आधार पे अब बहुत ही ईजिली किसी भी तत्व का जो आईयूपीएसी नामकरण है वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार हेडिंग डाल लेते हैं। हमारे पास देखो पहली बात तो आईयूपीएसी नामकरण करते खाते हैं, ये हम करते हैं परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा वाले तत्वों का, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं यानी परमाणु क्रमांक यानी कि जो Z है 100 से ज्यादा के तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो चलिए अभी हेडिंग हमारी ये डाल लो फटाफट से, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा ये आता है कि आपके पास परमाणु क्रमांक 100 से अधिक के जो तत्व होते हैं बेसिकली उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करना होता है। देखो आईयूपीएसी नामकरण यहाँ पे क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा है। अगर देखो अभी हमें पता है कि अभी जो खोज चल रही है ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे तत्व हैं, तो यहाँ पर थोड़ा वाद विवाद भी हो जाता है। क्यों, देखो पॉइंट क्या आता है
कि कोई साइंटिस्ट आया भाई उसने खोज करी, लेकिन साइंटिस्ट अकेले थोड़ी करता है, उसका पूरा ग्रुप होता है, पूरी टीम होती है। तो जब खोज होती है तो अकेले एक साइंटिस्ट के नाम पे नहीं जाती है वो, बस हमें और साइंटिस्ट को भी उसका क्रेडिट दिया जाता है कि भाई तुमने भी कुछ किया है। पर तत्वों का नाम की जब बात आती है तो फिर हर कोई अपने पे आ जाता है कि भाई नहीं, मेरा नाम आना चाहिए। अगर जिस भी शख्स का नाम चढ़ जाएगा वो तो किताबों में अमर हो जाएगा और उसका तो पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हो जाता था। तो यहाँ पर जब तक एक्चुअल नाम नहीं आया था, IUPAC जो संस्था थी उन्होंने ये किया कि जब तक तत्व का एक्चुअल नाम नहीं निकल के आता कि भाई क्या नाम फाइनल करने वाले हो, तब तक के लिए हम एक रैंडम नाम, एक फिक्स नाम रख देते हैं, है ना, वो आपका IUPAC नाम हो जाता है। तो इसे ऐसे मान के चल लो कि हमारे पास दो नाम हो जाते हैं, एक तो एक्चुअल नाम जो है ही, और एक IUPAC वाला नाम जो नियमों के तहत चलता है। इस तरीके से हम कहते हैं, ठीक है। जितना घर में होता है हमारे पास कि हमारा एक खुद का नाम भी होता है और एक हमें कई बार निक नेम भी मिल जाता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ जो होती है वो आपका एक IUPAC नाम हो जाता है और एक आपका कॉमन नाम हो जाता है, ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखते हैं IUPAC नाम। तो IUPAC नाम लिखना बहुत ईजी होता है। कैसे? देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखो अगर कोई भी तत्व का अगर हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, तो अगर वो 100 से अधिक का होने वाला तो उसमें 3 अंक होने चाहिए। मतलब 3 अंक के लिए मालूम है 3 बॉक्स ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। 3 अंक के लिए 3 बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, मेरे पास यहाँ पे 3 अंक बेसिकली आने वाले हैं, ठीक है। अगर मुझे IUPAC नाम लिखना है तो पता है क्या होगा, हर एक अंक का एक स्पेशल नाम होता है और एक सिंबल होता है। हमें वो सिंबल पता होना चाहिए। हमें क्या चाहिए होगा कि हमें हर एक अंक का, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको अंक का जो नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको EM लगाना पड़ता है। ऐसा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका IUPAC नेम लिख जाता है, ठीक है। जो भी 3 अंक हैं उनका नाम लिखोगे आप और लास्ट में EM जोड़ देना, ठीक है। और सिंबल बनाना भी बहुत ईजी है। सिंबल में क्या करना पड़ता है आपको, केवल 3 अंकों का सिंबल, ठीक है, वो बस आपको लगाना पड़ता है। अभी कैसे होता है कोई एक बार मैं थोड़ा ढंग से समझा देता हूँ। जैसे कि देखो मैं बताऊँ, देखो कैसे, देखो आपको ये टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में देखो क्या है, हमारे पास टेबल में हर एक चीज़ को बताया गया। देखो हमारे पास हर एक अंक है, एक 0 से लेकर 9 तक के सारे अंक यहाँ मेंशन है। हर एक अंक को एक नाम दिया है। तो 0 को निल बोला गया है, 1 को अन, 2 को बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। हर एक का एक नाम दिया गया, हर एक अंक का नाम है। और हर एक अंक का देखो एक सिंबल भी होता है, और ये सिंबल बेसिकली आप देखोगे ध्यान से तो ये वही शब्द होगा जो कि इसके नाम का पहला शब्द है, वही रहता है, ठीक है। तो आप जैसे मान लो अगर आपको किसी का नाम देना हो तो कैसे करोगे, देखो थोड़ा सा मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करवाता हूँ तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको बोला परमाणु क्रमांक 117 है, ठीक है। आपको 2 चीज़ें बतानी है, इसका IUPAC नाम भी और इसका सिंबल भी। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, अब कुछ नहीं करना, हर एक अंक का जो नाम है आपको वही लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसे, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा दोगे आप, IUM लगा दोगे। तो एक को क्या बोलते हैं अन और 7 को बोलते हैं आप सेप्ट, है ना। तो पहले वाले एक के लिए अन आ जाएगा, दूसरे वाला एक आ गया उसके लिए फिर अन, फिर आपके पास सेप्ट और लास्ट में IUM। तो अनसेप्टियम ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। बहुत इजी टास्क है। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो आपको हर एक अंक का जो सिंबल है आपको बस वही चीज लिखना। तो यू और इसका क्या होगा, S होगा। That's it. ये हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। बस इतना सा काम हो भी गया, इतना ही करना था, इतना ही करना था आपने को। ओके, इजी टास्क है, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक और आपको देता हूँ, एक थोड़ा अच्छा सा देता हूँ। मान लो कि आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है 102। चलो इसके लिए देखते हैं ना, 102 क्या आपको लिखना है। तो एक को क्या बोलते हैं, एक का बोलते हो आपका अन, 0 को बोलते हो निल। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 को अन, 0 को निल, और दूसरे को 2 को बोलते हैं बाई। और लास्ट में क्या बोला, आपको EM लगाना है। अब बस एक बार ध्यान रखना, क्या एक बार ध्यान रखना है कि देखो अगर पहले से ही जो लास्ट वाला वर्ड है जिसके बाद EM लगने वाला है पहले से अगर आई है तो एक ही आई लगा के चलना है। तब किसी ध्यान रखना दोनों में से ना, इस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक ही आई। ओके, 2 बार आई का मतलब नहीं बनता ना। तो क्या बन जाएगा इसका एक्चुअल नाम, अनिल बायम, ये इसका नाम आ जाएगा। और सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल तो हमारा सेम ही है, सिंबल में तो कुछ करना नहीं है। 1 को बोलते हो अन का U, नील का N और बाई का भी UNB। ये क्या हो जाएगा, इसका मेरा सिंबल हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इजी टॉपिक है ये, बेहद इजी टॉपिक है,
ठीक है। तो इस आधार पर एक सिंगल टेबल से आप बहुत ही तरीके से किसी भी तत्व का आराम से उसका IUPAC नेम और का परमाणु क्रमांक 100 से अधिक, उससे कम नहीं, 100 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, उसका IUPAC नेम लिख सकते हो और उसका सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ बगल ही देता हूँ, चलो देखता है कितना बच्चे कर पाएंगे। मान लीजिए परमाणु क्रमांक आपके होता 139 होता, इसके लिए अभी तक देखते हो खोजा तो नहीं गया 139, लेकिन इसके लिए आपको बताना पड़ेगा क्या इसका IUPAC नेम और इसका सिंबल। तो मुझे अभी की अभी कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ भाई, इसमें टाइम नहीं लेना चाहिए, टाइपिंग में भी जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ सभी का आंसर इसमें आना चाहिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आराम से आप देख के आंसर बताइएगा। ओके, सो मुझे लग रहा है कि भाई किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है, मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये लगता है कि आंसर देना बहुत ही मेहनत वाला काम हो जाता है ना। चलो, अन 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई, और 9 को बोलते हैं आप एन, और लास्ट में IUM अब अलग से लगा दोगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यार IUM से पहले कोई आई नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल चल सकता है, ठीक। और सिंबल क्या हो जाएगा पर U, T और E, बस दैट्स इट। UT इसका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही अपने को करना था, बहुत ही तरीके से, ठीक है। तो देखो आज में अगर देखा जाए तो हमने एक्चुअल में 2 ऐसे टॉपिक देख डाले जिसमें आपके पास 110% कहीं ना कहीं इनमें से एक ना एक में क्वेश्चन आपको दे करके मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा। ओके, क्लियर है। तो भाई देखो क्वेश्चन ईजी आते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी मेहनत कर लो, इतना आलसी होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिस्पॉन्स देगा। मैं देख पा रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स बेहद बेकार है, ठीक है। तो ये अपने को नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से रिस्पॉन्स देना है, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर रखनी है और हर एक सवाल का अपना जवाब देना है, ठीक है। जितना जवाब दोगे उतना आपको फ़ायदा भी मिलता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ओके, क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया ना। अच्छा देखो, अब देखो थोड़ी खास बात समझो। एक्चुअली में देखो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ था कि इसमें क्या आता है कि देखो यही सेम है, तो परमाणु क्रमांक 101 से 118 तक तत्व है,
हर एक का देखो यहाँ पे IUPAC नाम दिया हुआ है, हर एक का सिंबल दिया हुआ है IUPAC के तहत। और एक इसका ओवरऑल जो एक्चुअल नेम है जो पास होकर आया था वो ये नाम था, जैसे मेंडलीवियम, नोबेलवियम। अब आप देख पा रहे हो ये इनका एक्चुअल कॉमन नेम है, जो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो साइंटिस्ट के नाम है काफ़ी सारे। जैसे देखो मेंडलीवियम में देखो मेंडलीव आ रहा है, यहाँ पे नोबेल आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास रदरफोर्ड देखो यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार से देखो हमारे पास काफ़ी सारे नाम है ना। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे से नाम होंगे आपको देखने को मिला, जैसे कि यहाँ पे बोहर आ गया। ओके, तो बहुत सारे नाम ऐसे जो साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए, नो डाउट। ठीक है, तो असल में क्वेश्चन एक बार ये आया था कि आपको एक तरफ दिया गया था इनका IUPAC वाला नाम जो कि आप बना सकते हो, और एक आपको ये वाला नाम दिया गया था, आपको कॉमन नेम जो था, और कहा था भाई मैच करके बताओ। तो ऐसे करके आपके पास जो है एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए कि हाँ भाई आप इसको और इनको मैच करवा पाओ। अब मैच कैसे करवा पाओगे? मैच आप तभी करवा सकते हो जब आपको देखो परमाणु क्रमांक से आप IUPAC नेम तो लिख सकते हो, लेकिन परमाणु क्रमांक से फिर आपको ये नाम भी पता होने चाहिए। तो ये नाम पता होंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब सवाल है भाई पता कैसे चलेगा? तो देखो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। तो चलिए मैं आपको जाते जाते थोड़ा सा ट्रिक और बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से और समझ पाए। ठीक है, चलो हम बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिक की। ट्रिक किसकी है? ट्रिक है बेसिकली परमाणु क्रमांक 101 से लेकर के 118 तक के तत्वों को याद करने के लिए। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, पहले हम एक काम कर लेते हैं कि हम हर एक का बेसिकली सिंबल लिख लेते हैं। ठीक है, सिंबल से हमारा काम हो जाएगा मोस्टली, नहीं सिंबल से हमें पूरा ही चाहिए होगा। तो देखो इसको चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखा जाए, देखो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, मैं हर एक तत्व को एक सही ऑर्डर में लिखते हुए चला, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर देखें ट्रिक पता है क्या चलती है, मैं ट्रिक पहले आपको लिख देता हूँ, फिर आप इसे आराम से मैच करते हुए रहना। ठीक है, ट्रिक हमारे पास आती है, देखो आपको याद होगा हमारे पास शुरुआत में मेंडलीवियम आता है, मेंडलीवियम देखो मेंडल वर्ड आ रहा है हमारे पास, है ना। तो मैं मेंडल वर्ड से शुरुआत करता हूँ। तो ट्रिक हमारे पास आती है कि मेंडल को, और देखो नोबेलियम में क्या देखो नोबल आ रहा है, अच्छा मेंडल है तो EL कर लेते, चलो मेंडल को नोबेल मिला, नोबेल मिला तो इसके बाद देखो लॉरेंशियम आता है, नोबेल के बाद क्या लॉरेंशियम, तो लॉरेंशियम में हम क्या लेते हैं, हम लव ले सकते हैं ना। तो नोबेल मिला तो लव किया, लव किया तो, और देखो इसके बाद आपका आता है रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम में वर्ड लिख सकते हैं रूट। ओके, लव किया तो रूट गया, और रूट गया, रूट गया तो इसके बाद क्या रहा आपके देखो डूबिनियम, यानी कि आपका डूब, यानी कि डूब गया, और डूब गया तो डूब के बाद क्या आ रहा है फिर आपके देखो सी वॉर्गियम, यानी कि सी, सी में गया, और सी में गया तो, सी में गया तो फिर क्या होगा का बोहरियम, यानी कि बहने लगा, बहने लगा। और अगर बहने लगा तो फिर हमारे पास आता है हैसियम, मतलब कि हंसने लगा। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट हमारे पास देखो एक बार आता है 108 तक का, है ना। तो ये बेसिक किसी प्रकार से चलते हैं, आपको थोड़ा सा एक पूरा लाइनिंग आपको मिल जाती है कि मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट है जिसको नोबेल मिला है। अब नोबेल मिलने के बाद वो क्या क्या हरकतें कर रहा है बेसिकली वो यहाँ पे लिखी है। देखो ट्रिक क्या बोलते हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। ट्रिक ये कि मेंडल को नोबेल मिला, नोबेल मिला तो उसे लव किया, लव किया तो रूट गया, रूट गया तो डूब गया, डूब गया तो सी में गया, और सी में जाएगा तो बहने लगेगा, तो बहने लगा, और बहने लगा तो फिर हंसने भी लगा। ठीक है, तो आप देखो आराम से ट्रिक देख सकते हो। यहाँ पर देखो कि मेंडलीवियम यानी कि मेंडल, तो मेंडल को नोबेल मिला, नोबेल किया तो लॉरेंशियम यानी कि लव किया, लव किया तो रदरफोर्डियम यानी कि रूट गया, रूट किया तो डूबनियम यानी डूब गया, फिर सी में गया, फिर बहने लगा, फिर हंसने लगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल हो रही हैं। अब इस सब चीज़ों को देख करके तो यहाँ तक का देखो, एक तो हमारे पास ट्रिक यहाँ तक की आती है, ट्रिक मेरे तो दो पार्ट में चलती है, तो यहाँ तक का तो आपको हो गया। अब इसके आगे वाले की ट्रिक थोड़ी सी अलग है, वो कैसे चलते होते वो भी समझो। अब जब ये सब चीज़ें हो रही तो इसको दूर खड़ी एक लड़की देख रही है,
वो देख रही है तो वो क्या कर रही है, देखो समझो। फिर हमारे पास मीटर नियम यानी कि मैं, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिक आती है कि जो लड़की वो क्या कहती है कि वो बोलती है कि मैं डर गई। वाली बात है, कोई भी देखेगा तो वो डरेगा ही डरेगा। तो मेटेनियम में मतलब कि मैं, और फिर आपका डरमेस्टेनियम मतलब कि डर गई, और फिर रॉन के नियम मतलब कि रोने लगी। मैं डर गई, रोने लगी, ऑब्वियसली बात है रोने लग जाएगा, कोई भी देख करके, कोई बहरा होगा तो रोने लगी, और फिर कांपने भी लगी, ठीक है। मैं डर गई, रोने लगी, मैं डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, और फिर निहोनियम। अब भाई ऑब्वियसली बात है, इस सबसे क्या होगा, मेकअप वेकअप खराब हो रहा होगा, तो फिर क्या हो रहा है भाई, पहले तो अपने आपको हालत सही करो, तो फिर नहाने गई। और नहाने के बाद क्या होता है, लोग क्या करते हैं, फेयर लवली क्रीम लगाई, ठीक है। नहाने गई, फेयर लवली क्रीम लगाई, और फिर क्या लगाया, फेयर लवली क्रीम के बाद फिर लगाया मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाया, और उसके बाद जो लिवर में गया, और टेंशन हुई कि ओ माय गेम इज ओवर, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक थोड़ी सी अलग है। तो अब तो क्या हो रहा है कि ये जितनी भी घटना हो रही थी उस मेंडल के साथ, कोई लड़की ने देखा, उसने क्या बोला कि भाई मैं, उसने उसका क्या रिस्पॉन्स है कि मैं डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, ठीक है। मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कि बचाया नहीं, बहरा तो बहने दो। तो मैं डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, फिर नहाने गई, पहले तो खुद को बचाना जरूरी, तो खुद से सही करो। नहाने गई, नहाने के बाद फेयर लवली क्रीम लगाई, मॉइस्चराइजर लगाया, और मॉइस्चराइजर ऐसा लगाया कि वो लिवर में चला गया, पता नहीं खा गए मॉइस्चर लगाते हुए, तो लिवर में गया, उससे टेंशन हुई, एंड फिर ओ माय गेम इज ओवर। ओके, सो अब देखो, अब ट्रिक देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क करती है कैसे, कि देखो अब पहला वर्ड देखते हुए चलना, समझ में आएगा। तो मैं डर गई, रोने लगी, कांपने लगी, नहाने गई, फेयर लवली क्रीम, फ्लेरोवियम मतलब कि फेयर लवली क्रीम लगाई, फिर मॉस्को वीएम यहाँ पर आ गया, तो आप देख सकते हो कि मॉइस्चराइजर लगाया जो कि लिवर में गया, लिवरेमोरियम, फिर आपका टेंशन हो, या फिर आपका ओ माई गेम इज ओवर। ओके, इस प्रकार से। तो बहुत ही दो ट्रिक्स थे, मतलब पूरे 101 से लेके 118 तक के पूरे तत्वों को याद रख सकते हो, और फिर आप चाहो तो मिलान भी बहुत इजीली कर पाओगे। ओके, तो ये बेसिक हमारी ट्रिक थी, जिससे कि आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ओके, आई होप आपको ट्रिक में मजा आया होगा और चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो बच्चों इस ट्रिक को एक दो बार बोल लेना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा चीज़ें क्लियर आएंगी। बस ये मत करना कि हाँ ऐसे ही चलते चलते बोले जा रहे भाई, कोई आपको पागल समझेगा, तो ये चीज़ नहीं करना है अपने को आराम से मन ही मन में ये चीज़ जो ट्रिक है वो अच्छे से याद रखनी है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस ट्रिक से थोड़ी करोगे ना, तो ट्रिक भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्वेश्चन भी आपके बनते हुए चलेंगे। ओके, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। सो आज के समय में देखो मेरी तरफ से वैसे इतना ही था, आई होप आपको मजा आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, आज बेसिकली देखो हमने दो टॉपिक्स हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिए। एक तो एसपीडीएफ ब्लॉक हमने पूरा कर लिया, उस पर बेस कैसा क्वेश्चन बनता है ब्लॉक के अंदर भी वो हमने देख लिया, और साथ में आईयूपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं, और जो अगर उनका बेसिक जो नाम है, जो कॉमन नेम है वो भी कैसे होते हैं, वो भी हमने समझ लिए, ठीक है, और उसका ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। और आज के डीएससी में अगर बताऊं तो आपको इसी पे बेस आपके क्वेश्चन मिलने वाले, तो भाई इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करिएगा, और अगली क्लास में फिर हम आगे वाले टॉपिक्स को जो हम देखने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जरूर है कि पहले यहाँ तक आप पार्ट को अच्छे तरीके से कवर करें। ओके, तो कोई भी डाउट आए देखो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छे से जवाब दिया करो। तो बच्चों जितने जवाब दोगे उतना अच्छी तरीके से आपको भी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय।